हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको लिटरेरी टर्म्स के बारे में बताऊंगी जो ट्वेल्थ क्लास के बोर्ड के पेपर्स में आने वाली हैं। तो ट्वेल्थ क्लास आरबीएसई के बोर्ड पेपर में 6 लिटरेरी टर्म्स इस बार हैं। मेटाफिजिकल पोइट्री, इम्प्रेशनिज्म, इंटीरियर मोनोलॉग, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एंग्लो इंडियन लिटरेचर, इंडो एंग्लियन लिटरेचर। ये 6 हैं जिसमें से आपको 4 वो करने के लिए देगा और उन 4 में से भी आपको सिर्फ 2 करनी है जो आपको आती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कोई 4 लिटरेरी टर्म्स 6 में से आपको बहुत अच्छे से याद हो, क्योंकि पता नहीं है 4 वो कौन सी दे दे। अगर आप 2 याद करते हैं तो शायद वो 2 ही वो ना दे। तो इस वजह से कोई भी 4 तो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने बहुत सिंपल जो लिटरेरी टर्म्स हैं उनको लिखकर आपको समझाने की कोशिश की है। मैं एक बार इसको आपको समझा देती हूँ। पहला है मेटाफिजिकल पोइट्री। Dr. Samuel Johnson used this term at first in his analysis. मैंने आपके लिए इसमें हिंदी भी लिख कर दी है, जो शब्द कठिन है उनकी आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है उन्होंने सबसे पहली बार इस टर्म को, मेटाफिजिकल पोइट्री टर्म को, अपनी एनालिसिस यानी प्रयोग में काम में लिया था। जनरली पोइट यूज्ड मेटाफर, ज़्यादातर जो पोइट्स हैं वो कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीचेस को काम में लेते हैं? मेटाफर, पुंस, पैराडॉक्सेस अपनी पोएम्स में। ये जो पोएम्स हैं यह ज़्यादातर आर्ग्यूमेंट के तौर पर फॉर्म में रूप में दिखाई जाती हैं या दर्शाई जाती हैं। द पोइट्स अडोप्ट अ स्टाइल दैट इज़, और जो कवि होते हैं वो एक ऐसी स्टाइल शैली अपनाते हैं जो कि कैसी होती है? एनर्जेटिक होती है, अनइवन असमान होती है और रिगोरस रूड यानी कि कठोर होती है। जो मेटाफिजिकल पोइट्री है एक तरफ तो वो तर्क संगत फैक्टर ढूंढती है और वहीं दूसरी तरफ तर्क संगत के साथ साथ कौन सी? इंट्यूटिव, वह फीलिंग्स जो पोयम में होती हैं उन्हें अलग तरीके से दर्शाना। तो एक तरफ तो कैसी फीलिंग्स? लॉजिकल फैक्टर यानी कि जिसमें तर्क हो, और दूसरी तरफ फीलिंग्स यानी कि जिसमें हम महसूस कर सकते हैं उन पोयम में क्या दिया हुआ है, ऐसी फीलिंग्स को दर्शाती हैं। जॉन डन, अब्राहम कोली, एंड्रयू मार्वेल, ये मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री से बिलोंग करते हैं। अगला है इम्प्रेशनिज्म। इम्प्रेशनिज्म का मतलब है इट इंक्लूड्स, इसके अंदर आती है नैरेटिव स्टाइल यानी कि कथा शैली, और साथ ही एम्बिगस मीनिंग यानी कि अजीबोगरीब अर्थ, जिसे हम बोल सकते हैं अस्पष्ट अर्थ इसमें होता है। जो इम्प्रेशनिस्टिक पोइट्स, मतलब जो इम्प्रेशनिज्म लिटरेरी टर्म को फॉलो करते हैं, ऐसे जो पोइट्स होते हैं ऑफन यानी कि अक्सर कोई भी जब घटना घट रही होती है, इवेंट्स आर अकरिंग, यानी जब भी कोई भी घटना घट रही होती है तो उसको कैसे बताते हैं? जो कैरेक्टर है हमारा उसकी आंखों से दर्शाते हैं कि जो घटना है वो घटित कैसे हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये जो पोइट होते हैं ऑफन अक्सर क्या अवॉइड करते हैं? सिक्वेंस से इवेंट्स को बताना कि कोई घटना कैसे हुई, तो वो सिक्वेंस से नहीं बताएंगे, तोड़ तोड़ कर बताएंगे। इन द प्लेस ऑफ इट, सिक्वेंस से बताने की बजाय वह रीडर्स को जानकारी इस वे में, इस तरीके से देते हैं जिससे कि वह क्या हो जाते हैं, वह खुद को फोर्स करते हैं कि फोकस करने पर कि जो चीज़ें हैं वो क्यों हो रही हैं, आखिर हुई कैसे, क्या हुआ, कब हुआ, इन चीज़ों पर वे ध्यान देने लगते हैं। अगला है इंटीरियर मोनोलॉग। जो इंटीरियर मोनोलॉग होता है उसके अंदर क्या क्या आता है? ड्रामेटाइज्ड इनर कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, सेल्फ एनालिसिस आता है, इमेजिन्ड डायलॉग्स आते हैं और रेशनलाइजेशन आता है। फिक्शन और नॉन फिक्शन, फिक्शन यानी कि जिसके बारे में हम कल्पना कर सकते हैं यानी कि ऐसी चीज़ें, और नॉन फिक्शन जिसमें हम कल्पना नहीं कर सकते, और इंटीरियर मोनोलॉग, इन तीनों के अंदर एक कैरेक्टर है, उसका एक्सप्रेशन आता है। एक्सप्रेशन में कौन कौन से? कि वो क्या सोचता है, उसके विचार क्या हैं कहानी में। मतलब कहने का मतलब ये है, चाहे फिक्शन हो चाहे नॉन फिक्शन हो, साथ ही इंटीरियर मोनोलॉग के अंदर भी एक कैरेक्टर के एक्सप्रेशन आते हैं कहानी में, थॉट्स, फीलिंग, इंप्रेशन, ये सब आते हैं। और ये जो उसके एक्सप्रेशन आ रहे हैं ये दोनों हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। अगर वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाए जा रहे हैं कहानी में उसके एक्सप्रेशन, तो ये क्या होता है? ऑथर के कंट्रोल से फ्री होते हैं जो उसके एक्सप्रेशन है। और इसका गहरा संबंध किससे होता है? सोलिलोकी से। सोलिलोकी का अर्थ है जो खुद से बातें करता है, मतलब जो ज़्यादा दूसरे लोगों से बात नहीं करता, खुद में ही खोया रहता है, जो
जैसे जो लोग मन में चिंतन करते हैं भगवान का, ऐसे लोगों से इसका गहरा संबंध है। किसका? इंटीरियर मोनोलॉग का। अगला है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक नैरेटिव टेक्निक है, मतलब कथा लिखने की एक टेक्निक है, इन विच जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन होता है किसका? फ्लो ऑफ थॉट्स, यानी कि जिसमें है ना जो विचार है हमारे, वो जैसे चलते चलते हम कोई छोटी चीज़ सोच रहे हैं और वो चलते चलते बहुत दूर चले गए, मतलब जो हमारे विचार हैं वो चलते ही जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, हम एक चीज़ के बारे में सोचे ही जा रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं। और जो भी कैरेक्टर है उसके दिमाग में उस चीज़ के बारे में चलता ही जा रहा है। एक जो कैरेक्टर के विचार हैं वो किसके फॉर्म में होते हैं? स्ट्रीम, झरने के फॉर्म में, और रिवर यानी कि नदी के फॉर्म में, जो कि बहते ही जाते हैं विचारों में खुद ब खुद, वह सोचता ही जाता है। थॉट्स एंड इमोशंस आर रेशनली एसोसिएटेड, और जो ये इसमें क्या होता है, इमोशंस यानी कि फीलिंग्स और थॉट्स, विचार इस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में जुड़े हुए होते हैं। ये जो थॉट्स होते हैं ये पास होते हैं किसके ज़रिए? दिमाग के ज़रिए, एक नेचुरल फॉर्म में, यानी कि खुद से हम बनाते हैं इन विचारों को और ये चलते जाते हैं। इस टेक्निक में द बॉडी ऑफ द कैरेक्टर इज़ फुली इनएक्टिव, यानी कि एक इंसान है वो बैठा हुआ है, अपना शरीर नहीं हिला रहा, लेकिन जो उसका दिमाग है कैरेक्टर का वो पूरी तरीके से एक्टिव होता है, यानी कि दिमाग में ख्याल चल रहे हैं तो उसका दिमाग एक्टिव होता है और जो उसकी बॉडी है वो इनएक्टिव होती है। अगला है एंग्लो इंडियन लिटरेचर। जो एंग्लो इंडियन लिटरेचर है ये एक ब्रांच है इंग्लिश लिटरेचर की। ये किसके द्वारा प्रोड्यूस की गई? इंग्लिश मैन के द्वारा प्रोड्यूस की गई है। एंग्लो इंडियन लिटरेचर प्रोड्यूस्ड बाय इंग्लिश मैन, जो कि इंडिया में रहे कुछ समय के लिए। एंग्लो इंडियन लिटरेचर ये आउटकम, रिजल्ट है दो अलग अलग कल्चर्स का। कौन कौन से? ईस्ट और वेस्ट, जब वो कांटेक्ट में आए, जब वो मिले। तो सीधी बात मतलब क्या है इसमें? पोएट ऑथर तो ब्रिटिशर्स थे, बट उन्होंने लिखा किस के बारे में? इंडिया के बारे में लिखा, तो वो एंग्लो इंडियन लिटरेचर ऐसे बोल रहा है। साथ ही जो रुडयार्ड किपलिंग थे वो ग्रेटेस्ट ऑथर माने जाते हैं एंग्लो इंडियन लिटरेचर के। इनका टाइम पीरियड क्या था? 1865 से 1936 लाइफ पीरियड। और साथ ही इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला लिटरेचर के लिए। और लास्ट में कहा गया है कि जो एंग्लो इंडियन लिटरेचर है वो इंडिया की इंडिपेंडेंस के साथ ही समाप्त हो गया। प्राकृतिक रूप से उसने अपनी जो मृत्यु थी वो कब देखी? इंडिया की इंडिपेंडेंस के साथ। ऐसा इंडो एंग्लियन लिटरेचर क्या होता है? बेसिकली इंडिया के पोइट जो इंग्लिश में लिखते हैं लिटरेचर के बारे में, तो उन्हीं को इंडो एंग्लियन लिटरेचर बताया गया है। और इस कैटेगरी में कौन कौन थे? इस कैटेगरी में आते हैं आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, निस्सम एजिकल, ए के रामानुजन, गिरीश कर्नाड, कमला दास आर इंक्लूडेड। इस कैटेगरी में ये सारे लोग आते हैं। इट इज़ यानी कि इंडो एंग्लियन लिटरेचर साथ ही साथ एसोसिएटेड, जुड़ा हुआ है किसके साथ? विद द वर्क्स ऑफ मेंबर ऑफ इंडियन डायस्पोरा सच एज किरण देसाई, जंपा लहरी, वी.एस. नायपॉल, सलमान रश्दी एक्सेट्रा। यानी कि जो इंडो एंग्लियन लिटरेचर है वो किरण देसाई, जंपा लहरी, वी.एस. नायपॉल, सलमान रश्दी जैसे लोगों के साथ भी जुड़ा हुआ है जो इंडिया से बाहर रहकर काम करते हैं। तो ये थे हमारे लिटरेरी टर्म्स। मैंने आपको बहुत इजी तरीके से हिंदी में अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आपको इन्हें रटना नहीं है बेसिकली, लेकिन आपको लाइन बाय लाइन इनकी हिंदी समझनी है। अगर आप हिंदी समझेंगे तो आपको खुद ब खुद इसकी इंग्लिश भी याद हो जाएगी। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आया हो या आपको कोई और लिटरेरी टर्म पूछनी हो तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।